मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, आज की कहानी जिस शख्स की है उनका व्यक्तित्व इन पंक्तियों में एकदम सटीक बैठता है। ऐसा लगता है कि मानो यह पंक्तियाँ उन्हीं के जीवन को बयान करती है। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के संघर्ष भरे सफ़र की है। यह कहानी घोर संघर्ष के आगे अटूट साहस की है, उन पैरेलल विक्ट्री की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आज़ाद भारत में जन्मे भारत के पहले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की है। कहा जाता है कि आज़ाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वह है नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पर्सनालिटी जितनी फेमस है, इनका पॉलिटिकल करियर कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है, लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इंसान इन्हें पसंद भी नहीं करते वो भी इनको नज़रअंदाज नहीं कर पाते। तो आखिर चाय वाले के रूप में शुरू हुई ज़िंदगी का सफ़र इनको दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के पोजीशन पर कैसे ले आया। एक सन्यासी बच्चा राजनीति की सत्ता की शिखर पर कैसे पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के ज़िंदगी के रोमांचक सफ़र से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 1950। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के बड़नगर गांव में एक पुअर फैमिली में जन्म लिया। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और उनके पिता का नाम था दामोदर दास मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थे। वह बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बे में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों से बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफ़ी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घर में काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग बड़नगर से ही की। वो बड़े शौक़ से स्कूल जाते। हालांकि वो पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें स्पोर्ट में बहुत दिलचस्पी थी। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनके दिल और दिमाग हिम्मत से भरपूर रहता था। वह बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहाँ पर एक मगरमच्छ का एक बच्चा मिला, जिसको वो बहुत बहादुरी से उठाकर घर ले आए, लेकिन माँ के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत इंस्पायर थे। अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को वो पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने न्यूज़ मांगकर वो पढ़ते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वह नगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको सब वकील साहब कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहाँ पहुँचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर हुए। इस दौरान 1962 में इंडिया और चीन के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस वॉर में भारत की हार ने मोदी जी को झंझोर दिया। इसके चलते उनका देश के लिए प्रेम और भी ज़्यादा इंटेंसिव हो गया। इसके बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। हालांकि उनकी कटकाठी एनसीसी में नहीं बैठ रही थी, लेकिन जब उनकी कमिटमेंट को देखते हुए उनके फिज़िकल टेस्ट लिए गए, तब उन सब में उन्होंने बाजी मार ली। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी,
उनको साफ सुथरे कपड़ों का बहुत शौक था। हालांकि वो ज़्यादा महंगे पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन वो जो भी पहनते थे वो एकदम साफ सुथरा होता था और यही चीज़ें उनके पर्सनालिटी में झलक कर देती थी। लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई। इसी बीच उन्होंने देश के जवानों की भी बहुत सेवा की। 1965 की इंडो पाक वार के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वह वेडनगढ़ स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे, यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा विचारशील होते गए। वह अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताते थे। वह अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वह घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वह घर परिवार में उलझकर यह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और आगे जाकर अपना नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं। खैर, घर से निकलकर वह सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ पहुँचे, लेकिन वहाँ उनको दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना ज़रूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें समझाया कि उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है। इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया था, तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल 9 दिन 9 घंटे इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहाँ से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वो गुजरात आ गए। 1969 के आसपास वो वडनगर में एक बार फिर से वापस आए। उनके जाने की वजह से दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह इमोशन उनको कमज़ोर कर दे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार वे सीधा अहमदाबाद गए। यहाँ उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर में आना जाना लगा रहता था। वहाँ उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और यहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी की शुरुआत हुई। एंट्री इनटू आरएसएस। दोस्तों, जब वकील साहब की नज़र नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने उनमें से बहुत सी खूबियाँ नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब आरएसएस के गुजराती हेडक्वार्टर में मोदी जी के रहने के सारे अरेंजमेंट कर दिए। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवा संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन किया और यहाँ उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। अब वो अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगी। आरएसएस में भी वो दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना और ऑफिस की साफ सफाई करना, यह सब उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने उनको अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी की पर्सनालिटी को निखारने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना युद्ध ज़्यादातर वकील साहब के साथ ही विद्या ली। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मोदी जी को मार्गदर्शन किया। ये आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने।
खैर 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बंद कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद आरएसएस में उनका ओहदा कई गुना बढ़ गया। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। कुछ समय सूरत और बड़ोदरा में काम करने के बाद 1979 में उनको आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से वो कुछ समय बाद एक बार फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष माँ गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिकल और सोसाइटी को बखूबी गहराई से डिस्कस किया। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन खत्म किया। 1985 में आरएसएस ने उनको कमिटमेंट और हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस दौर में वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बहुत करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। खैर, कुल मिलाकर मोदी जी जहाँ भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। उनके इसी राज के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस रथ यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की। अपनी इसी कंट्रीब्यूशन के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी उनकी काबिलियत की बदौलत बीजेपी में भी उनको बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल हुई। एंट्री इन पॉलिटिक्स। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन कामकेश भाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कोई था तो वह थे केवल मोदी जी। इसी दौरान गुजरात में एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा रॉड्स। ये पीएम मोदी के पॉलिटिकल जर्नी में सबसे कंट्रोवर्शियल टर्म रहा। साथ ही इन रॉड्स को लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए। हालांकि में उनके पार्टी को इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद वे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी को, उसकी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत तेज़ी से बूस्ट किया। हालांकि गुजरात हमेशा ही इंडिया के डेवलप सिटी में से एक रहा है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस स्टेट की डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से 2010 तक गुजरात में 10.9% ग्रोथ रेट अचीव किया। उसी समय देश का बाकी सभी स्टेट में से सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग गुजरात था। उन्होंने गुजरात को एक लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में तब्दील कर दिया। इस दौरान उन्होंने स्टेट में करप्शन ख़त्म करने के लिए भी बहुत काम किया। गुजरात के डेवलपमेंट को देखकर उनका नाम पूरे देश में चर्चे में लगा। इस दौरान वो केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए। 2014 में उन्होंने वाराणसी से अपने पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। इस इलेक्शन में उनको रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री हाथ लगी।
दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात है कि मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने का सफ़र लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। मोदी जी की कहानी लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति एक अटूट विश्वास जताती है। लोगों को उनमें एक ऐसी आदमी दिखता है जो उनके दुख और दर्द भी समझता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करना शुरू की है, उनका परिवार सत्ता के गलियारों से हमेशा दूर रहता है। 2014 हो या 2019, पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो कुछ भी है वो सब उनके देशवासियों का है और अपने देश के सिटीज़न के साथ उनका यह अटूट कनेक्शन आज उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। यह नरेंद्र मोदी पर लोगों का संपूर्ण विश्वास ही है, जिसकी वजह से 2014 और 2019 में देश की जनता ने उन्हें वोट्स के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मत देकर विजयी बनाया है। तो ये है पीएम मोदी की कहानी।